नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्ट इंडिया में। मैं हूं सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं ऐसी खबर से जो इस वक्त लगता है कि बेरोजगारी कोरोना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कुछ सरकारों के लिए। योगी सरकार की राह पर चलते हुए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। इसे अगले विधानसभा सत्र में पटल पर रखा जाएगा। जो मसौदा तैयार किया गया है उसके मुताबिक बहला फुसलाकर या जबरन धर्मांतरण और शादी करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु, काजी और पादरी भी 5 साल तक के लिए जेल जाएंगे। धर्मांतरण कर शादी के लिए डीएम के पास 1 महीने पहले आवेदन देना होगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश में हमारे रेसिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जुड़ चुके हैं। अनुराग सर, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या ये बेरोजगारी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है या कोरोना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है? जिस तरीके से पूरा कानून का मसौदा तैयार किया गया, क्या लगता है इसकी वही जरूरत थी मध्य प्रदेश में इस वक्त? देखिए सौरभ, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जब से सरकार उपचुनाव जीत करके आई है, 2 अहम मुद्दे उसने उठाए हैं और वो है एक लव जिहाद पर कानून और दूसरा जो गौ कैबिनेट है उसके बारे में सरकार ज्यादा बात कर रही है। सिर्फ अकेले राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल गैस पीड़ितों के मामले हैं जिसमें लगभग 56% ज्यादा मौतें हो रही हैं जो गैस पीड़ित हैं, लेकिन वो यहाँ की सांसद हो, यहाँ के विधायक या यहीं पर पूरा मंत्रिमंडल बैठता है उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा और कई सारे बड़े मुद्दे भी। परसों ही स्कूली शिक्षा विभाग ने खुद सरकार को लिखा है कि किस तरह से प्राथमिक स्कूलों की हालत खराब है। बहरहाल इन मुद्दों के अलावा जैसा आप बता रहे थे इसमें कुछ और अहम बातें हैं। अगर मैं पढ़ दूं, ये अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का पंजीयन भी निरस्त होगा। इस प्रकार के विवाह कराने वाली संस्थाओं को डोनेशन देने वाली संस्थाओं का पंजीयन भी निरस्त होगा और इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह में सहयोग करने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध मुख्य आरोपी की तरह ही न्यायिक कार्रवाई की जाएगी, यानी उन्हें भी 10 साल की सजा हो सकती है। और जो धर्मांतरण का जिस पर आरोप है उस आरोपी को सिद्ध करना होगा कि उसने एक काम बगैर किसी लालच, दबाव या धमकाए या बहकाए बगैर किया है। और अगर इस तरह की बातें सिद्ध हो जाती हैं तो इस तरह के विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। कल ही इस मामले में गृह मंत्री ने बैठक की थी गृह मंत्रालय में, जिसमें विधि विभाग और के अलावा पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपको बता दूं कि पहले ही 1968 में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम है, लेकिन इसका नाम पूरी तरह से बदला गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें संशोधन किया जा रहा हो। और ये मुमकिन ये है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ये कैबिनेट के पास जाएगा और 28, 29, 30 तारीख को मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र होना है, उसमें शायद इसे पारित कराने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल अनुराग, एक और सवाल है क्योंकि विधानसभा में कांटे की टक्कर होगी। क्या कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस वहां पर विपक्ष में है, भले ही वो उपचुनाव हारे हैं लेकिन उनका विपक्ष में रहकर वो मजबूत है, उनके पास नंबर्स हैं। तो क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या वो खुले तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ी असमंजस की स्थिति है सौरभ यहाँ पर, क्योंकि मुझे याद है जब इस तरह की सुगबुगाहट शुरू हुई थी और हम कांग्रेस के नेताओं से उनकी प्रतिक्रिया जानने पहुंचे थे तो ज्यादातर बड़े नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया कैमरे पर देने से इनकार कर दिया था। यानी साफ तौर पर जिस तरह से जब 1.5 साल यहाँ पर कमलनाथ की सरकार रही और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे थे, गौशालाओं का निर्माण, रामलीला कमेटियों को पैसा या राम वन पथ गमन, इसमें जोर शोर से काम कर रहे थे बीजेपी से भी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे पर खुलकर फ्रंट फुट पर नहीं खेलना चाहते हैं। ये जरूर होगा कि अगर कुछ लोग विरोध करने आए तो परोक्ष रूप से उनको इस तरह का समर्थन दिया जाए, लेकिन विधानसभा में उनकी स्थिति क्या होगी अभी इस बारे में खुलकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, कैमरे पर कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये जो मुख्य मुद्दे हैं उससे मुंह मोड़ने की कोशिश है, लेकिन क्या सड़क पर उतरकर या विधानसभा में इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, इस बारे में कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जी अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी कांग्रेस ने नहीं बताया कि मध्य प्रदेश में इस लव जिहाद के कानून का विरोध वो विधानसभा में करेंगे या नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर दिल्ली पुलिस की एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने एक बड़े ट्रैफिकिंग का पर्दाफाश किया है जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 महीने और 1.5 महीने के 2 बच्चों को बरामद किया गया है। 22 अक्टूबर को माता बाप गुरुद्वारे के पास भीख मांग रही महिला के 3 महीने के बच्चे को एक महिला धोखे से लेकर फरार हो गई थी।
मामले की जानकारी मिलने के बाद गोपाल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसके जरिए गीता रंधावा, ज्योति, पिंकी, दीपा, पंकज, मनोज और मुरारी लाल नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश हैं। मुकेश, एक बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की कि उन्होंने इतने बड़े ट्रैफिकिंग का पर्दाफाश किया है। कैसे ये आरोपियों तक पहुंचे और इनका मॉड्यूल क्या था, ये कैसे इन बच्चों को चोरी करके और कहां बेचते थे? देखिए, जो मेन एक्यूज है, जो मास्टरमाइंड है, वो गोपाल है और उसके साथ में जो गीता रंधावा नाम की महिला है, ये जो है इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के लोग पूरे दिल्ली और एनसीआर में जो अलग अलग आईवीएफ सेंटर हैं, वहां से ऐसे लोगों की लिस्ट मांगते थे जिनको बच्चे की चाहत होती थी या जो जिनके बच्चे नहीं होते थे। उसके बाद ये उन लोगों से संपर्क करते थे और उनसे कहते थे कि उनकी डिमांड के हिसाब से वो उनको बच्चा दिला देंगे। जिसको लड़की चाहिए उसको लड़की मिल जाएगी, जिसको लड़का चाहिए उसको लड़का मिल जाएगा। और डिमांड के बेसिस पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये बच्चे चोरी करते थे और उसके बाद ये बच्चे काफी ज्यादा कीमत में अलग अलग लोगों को बेच देते थे। तो पुलिस ने एक 3 महीने का बच्चा बरामद किया है और एक 1.5 महीने का बच्चा बरामद किया है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही कि क्या इन लोगों ने इसके अलावा और भी बच्चे चोरी किए हैं, लेकिन पुलिस को जानकारी मिली है कि इन लोगों ने काफी सारे बच्चे चोरी किए हैं। तो अभी इनसे पूछताछ के बाद जो जहां बच्चे चोरी हुए हैं उनको देखा जा रहा है और जिन लोगों ने ये बच्चे लिए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चे को गोद लेना या बच्चे को लेना उसका एक प्रोसेस होता है सरकारी, और उस प्रोसेस के तहत ही आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो पुलिस जिन लोगों ने बच्चे खरीदे हैं और जिन लोगों ने बच्चे बेचे हैं, दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो मुकेश, क्या ये बच्चों को सिर्फ दिल्ली या आसपास के इलाकों में या फिर दूसरे राज्यों में भी जाकर के इनको बेच देते थे ला करके? क्या इसमें अभी तक किन्हीं माता पिता की भी गिरफ्तारी हुई है जो इन बच्चों को खरीदते थे, या अभी पुलिस जांच कर रही है उनकी? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये दिल्ली और एनसीआर में ही बच्चे बेचते थे, क्योंकि काफी सारे इनके कॉन्टेक्ट हो गए थे। इन्होंने अलग अलग आईवीएफ सेंटरों से ऐसे लोगों की लिस्ट दी थी, ऐसे माँ बाप की लिस्ट दी थी जो बच्चों की चाहत रखते थे। तो अभी तक केवल दिल्ली और एनसीआर की जानकारी मिली है, लेकिन पुलिस अभी वेरीफाई कर रही है कि क्या दिल्ली के बाहर भी बच्चे बेचे गए हैं। अभी तक बच्चे लेने वाला कोई माँ बाप गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन पता लगा रही है कि किन किन लोगों ने बच्चे लिए हैं और जिनके नाम सामने आएंगे उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी मुकेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, चलते हैं दिल्ली से मुंबई में टॉप्स ग्रुप और शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक से जुड़ी कंपनियों की ईडी जांच कर रही है। इन पर आरोप है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। कल रात ईडी ने अमित चंदोले नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अमित चंदोले विधायक प्रताप सरनाइक के करीबी बताए जा रहे हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अमित ही प्रताप सरनाइक के लिए रुपयों को रिसीव करते थे। इधर ईडी ने आज प्रताप सरनाइक के बेटे विहांग को पूछताछ के लिए बुलाया है। उसे कल भी बुलाया गया था, लेकिन पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला देकर उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन ईडी ने आज ही पेश होने की बात कहा है। मुंबई के बाद चलते हैं जयपुर, जिसका एक मुंबई कनेक्शन है। मुंबई के पुलिस वाले गिरफ्तार हुए हैं जयपुर में, वो भी रिश्वतखोरी करते हुए। वो एक व्यक्ति को गिरफ्तार ना करने के लिए रंगे हाथ रिश्वत ले रहे थे। जयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन चारों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 2 दिन पहले की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि बोरीवली थाने में एक व्यापारी के खिलाफ चीटिंग का मामला दर्ज हुआ था। उसे गिरफ्तार करने बोरीवली पुलिस की टीम जयपुर गई थी। घर पर विनोद नहीं मिला तो उसके पिता को गिरफ्तार करने की धमकी देकर चारों ने रिश्वत की मांग की। पिता ने 1 दिन का समय मांगा और फिर जयपुर के एक होटल में 2 लाख की रिश्वत देते रंगे हाथों इन पुलिस वालों को गिरफ्तार करवा दिया।
ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। चलते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम शहर की ओर, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। जिनकी मौत हुई है उनमें पति, पत्नी और 21 साल की बेटी शामिल है। हत्या क्यों की गई और किसने की, इसका सुराग अब तक नहीं मिल सका है। मृतक गोविंद राम सोलंकी सैलून चलाता था, जबकि उनकी बेटी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। हत्यारे की तलाश के लिए एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 90 लाख रुपए की कीमत का सोना पकड़ा है। दुबई से लौट रहे 2 यात्रियों के पास से करीब पौने 2 किलो सोना बरामद किया गया है। गोल्ड पेस्ट बनाकर सोने को लाया जा रहा था। कस्टम विभाग ने दोनों यात्रियों को हिरासत में ले लिया है। हाल के दिनों में दुबई से लौट रहे कई यात्रियों से सोने की बरामदगी की गई है। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने 65 साल के सेना के रिटायर्ड कैप्टन को गिरफ्तार किया है। सुरेंद्र कुमार त्रिहान नाम के शख्स के खिलाफ छेड़छाड़ के कई मुकदमे दर्ज हैं। 2 साल पहले एक मामले में कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। आरोपी गाजियाबाद का रहने वाला है। ग्रेटर नोएडा, कानपुर और नागपुर में वो सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है। उसके नाम दिल्ली के ग्रीन पार्क में एक पेट्रोल पंप भी है।